टाइम खर्च के करके आए हैं, इसका मतलब आप कुछ समझ नहीं आए। पुराने लोग जानते हैं कि मीटिंग में आने से ही ये अभियान बढ़ेगा, और नए लोगों को बताया होगा क्या होगा कि भाई आप आज चलेंगे मीटिंग में तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो आप यहाँ आए हैं तो ध्यान पूर्वक अगले 1 घंटा, करीब करीब हो सकता है 45 मिनट से 1.5 घंटे के बीच में कभी खत्म हो जाती है यह मीटिंग। अब आप पर निर्भर है कि 45 मिनट में खत्म करना है कि 1 घंटा में कि 1.25 घंटा में या 1.5 घंटा में। उधर से जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा इधर आरसी, जहां सपने साकार होते, आरसीएम जहां सपने साकार होते। विश्वास हो रहा है कि आरसीएम से सपने साकार होंगे? यस सर। चले पुराने लोग तो आप सब नए हैं, पहली बार आएंगे। क्योंकि पहली बार जिसको पहले नहीं मिले हैं समझ में आ जाता है कि आप पहली बार आए हैं। पहली बार कौन आए हैं जो पहली बार हमसे मिल रहे हैं? एक बार हाथ उठाएंगे। आप दीदी खड़े, आप खड़े। आपको किसने बुलाया? नहीं, आपको कौन लाया? तुलसी देवी। हम तो बहुत पहले से जुड़े थे, लेकिन आज मीटिंग में पहली बार आए हो दीदी के माध्यम से, बहुत अच्छी बात। खड़े रहना 1 मिनट और आप बैठ कर सकते। आज से जहां सपने साकार हो, लगता है कि आसिफ से सपने साकार नहीं, नहीं दूसरे से नहीं पूछे, इन दोनों से। आपको लगता है कि आसिफ से सपने साकार होते हैं? नहीं लगता। आसिफ में जुड़े हुए, आसिफ में जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए। अब सर बोले होंगे कि चलो सर लाए ना, एक तरह से जबरदस्ती लाए होंगे, जबरदस्ती लाए। आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, जिसने कभी साइकिल के बारे में भी नहीं सोचा उसके भी दरवाजे पर हकार। आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, जिसने कभी साइकिल के बारे में भी नहीं सोचा उसके भी दरवाजे पर कार होते हैं। जिसे घर गांव में कोई बात करने वाला नहीं उसके भी पूरे भारत में जय जयकार। इस 2 लाइन को नोट करना अपने दिमाग में बैठो। अब यहां बैठे कितने लोगों को लगता है कि ये लाइन सही है, सटीक है? देखिए बहुत लोगों को लगता है, लेकिन यह लाइन हमने क्यों शुरू की? पहली बार इस आरसीएम से जब परिचय हुआ, तो जैसे आज स्टेज से माइक से हम बोल रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति यही लाइन गा रहा था कि आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, जिसने कभी साइकिल के बारे में भी नहीं सोचा उसके पास भी कार होते हैं, और जिसे घर में भी कोई बात करने वाला नहीं उसके भी पूरे भारत में जय जयकार। सारे लोग ताली बजा रहे थे, इकलौता हम थे, विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति कभी साइकिल के बारे में नहीं सोचता है उसके दरवाजे पर कार कैसे होगा? और जिससे घर गांव में कोई बात नहीं करता उसके पूरे भारत में जय जयकार कैसे होगा? फिर वो अगला लाइन दोहराता है, 10 मिनट के बाद बातचीत होते रहती है और अगला लाइन दोहराता है, और उस लाइन पर हमको गुस्सा आता है। दिल करता है कि इस व्यक्ति से स्टेज पर जाकर लड़ जाए, क्योंकि वो व्यक्ति कहता है मानव तन भाग से मिलता है लेकिन आरसीएम सौभाग्य से। वो व्यक्ति कहता है कि मानव तन भाग से मिलता है लेकिन आरसीएम सौभाग्य से मिलता है।
और बहुत लोगों को मिल भी जाता है तो समझ में बहुत भाग से आता है। फिर वो कहता है कि जिसको समझ में आ जाता है, 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल जाता है, फिर भी सबको समझ में नहीं आता है। इस सारी लाइनें मिलाकर तो ठीक थी, लेकिन पहली लाइन कि मानव तन भाग से मिलता है और आरसी बिजनेस सौभाग्य से मिलता है, इस लाइन पर दिल करता था कि लड़ जाए, लेकिन मीटिंग की मर्यादा थी। मीटिंग में बैठे थे और मेरा दोस्त जो ले गया था वो बैठा था, पकड़ा था हाथ, बोलने नहीं दे रहा था और हमको गुस्सा आ रहा था। फिर बात आगे बढ़ी और फिर वो व्यक्ति कहता है आसिम क्या है जानना चाहते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि आसिम क्या है जानना चाहते हैं। अगर यहाँ भी हम पूछें कि आसिम क्या है जानना चाहते हैं तो जवाब क्या होगा? हाँ। वहां भी सारे लोग, मेरे सिवा सारे लोगों ने कहा कि हाँ जानना चाहते हैं आसिम क्या है। तो उन्होंने कहा कि आसिम एक जीन है। पहले देखे होंगे पुरानी फिल्मों में किसी हीरो से गलती से बोतल का ढक्कन खुलता था और एक जीन बाहर निकलता था और बोलता था बोल मेरे आका क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि आसिम एक जीन है। ये जीन निकलकर पहले वाला जीन पूछता था कि बोल मेरे आका क्या चाहिए, और आसिम का जीन कहता है सोच मेरे आका क्या चाहिए। जो सोचोगे वही मिलेगा। तुम्हारी जो सोच हो, एक चीज नहीं मिलेगा, तुम्हारी जो सोच हो, जो चीज सोच सकते हो वो मिलेगा। थोड़ी सी अजीब लग रही थी। हमको लग रहा था कि ये व्यक्ति बिहार में आया है और इसको लगता है कि बिहार के सारे लोग बुद्धू होते हैं। ये राजस्थान से आया है तो अपने को बड़ा समझ रहा है, कोटा ही बना है तो बड़ा समझ रहा है, और यहाँ के लोग बुद्धू समझ रहा है। बात आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। फिर वो अचानक कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन। वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप गांव के रहने वाले हो कि शहर के, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप औरत हो कि मर्द, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो कि गरीब, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप मालिक हो कि मजदूर, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े लिखे हो कि अंगूठा छाप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें भेजा है कि नहीं। आपके जीवन में फर्क तब पड़ता है इसमें कामयाबी का कलेजा है। इतनी बात सुनकर उस व्यक्ति का, हमने अपने दोस्त से कहा कि भाई इस व्यक्ति से मिला, ये व्यक्ति मेरे लिए बोल रहा है, इस व्यक्ति से मिलाओ। और मेरा दोस्त कहता है कि चलो मीटिंग पास होटल में मिलाते हैं। होटल में गए। होटल में जाने के बाद हमने पूछा कि सर मेरा भी कुछ हो सकता है क्या? तो उसने कहा कि किसी का हो सकता है, मेरा तेरा क्या लगा? हमने कहा कि मेरा भी कुछ हो सकता है क्या? उसने कहा किसी का हो सकता है। और हम बात दोहरा रहे थे कि मेरा भी कुछ हो सकता है क्या? और वो व्यक्ति कहता है कि बार बार यह बात क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा कि सर स्थिति मेरी ऐसी है, आप मेरे को देख रहे हो? उसने कहा देख रहे हैं। अब यह बात हम बार बार क्यों पूछ रहे थे कि उस समय मेरे शरीर पर एक फटा हुआ टी शर्ट था, एक फटा हुआ पैजामा पहने थे और एक टूटी हुई हवाई चप्पल स्लीपर थी जिसके दोनों पैरों में 2 कलर के फीते थे। उसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बोला किसी का हो सकता है। हमने कहा कि मेरे बारे में पहले जान लो। उसने कहा कि बताओ। हमने कहा पढ़े लिखे नहीं है। उसने कहा कितना पढ़े लिखे हो? हमने उस व्यक्ति से कहा कि 5 मिनट में अपने बारे में बता देते हैं। और हमको लगता है कि यहाँ में कुछ लोग नए हैं, उनको जानना जरूरी है आरसीए क्या है।
और जब आप समझ जाएंगे कि आरसीएम क्या है तो आपके दिल से एक गीत निकलेगी, क्या से क्या हो गया देखते हैं। उस समय हमने उस व्यक्ति को अपनी कहानी बताई थी और वही बात आपके सामने दोहरा रहे थे। नाम कमलेश्वर राय, रहने वाला पटना बिहार का, उम्र 68 साल 6 महीने 13 दिन, क्वालिफिकेशन दूसरी क्लास थे। क्वालिफिकेशन आपके दिल से आवाज आ रही होगी साला जो क्वालिफिकेशन दूसरी क्लास फेल। दूसरी क्लास फेल किया। जब हम दूसरी क्लास में थे तो मेरे इस हाथ में करंट लग गई थी, दाहिने हाथ काम नहीं करता था। 9 साल इलाज चली, उसके बाद भी हाथ काम नहीं करता था। 25 साल की उम्र में शादी हुई, 4 बच्चे हो गए, 3 बेटी 1 बेटा। और मेरे यहाँ बिहार में और खास करके जिस घर में हमने जन्म लिया था वहाँ एक लड़की की शादी करने में 25-50 लाख रुपए का कम से कम खर्चा। तो मेरी तो 3 बेटी हो गई। अब 3 बेटियों के चलते फैमिली के लोग सारे हमसे दूरी बना ली। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, पिताजी भी बेटा नहीं करते, भाई कोई भाई नहीं मानता था, मामा भांजा नहीं करता था, यहाँ तक कि भांजा भी मामा नहीं करता। जीजा जी साला नहीं मानने के लिए तैयार थे और हद तब हो गई कि साला भी जीजा नहीं करता था। मतलब इस पृथ्वी पर कोई अपना नहीं था। कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा, सोचते थे कि कोई कह दे कि ये मेरा भाई है, कोई कह दे कि मेरे जीजा जी हैं, कोई कहे कि मेरा साला है, कोई कहे कि मेरा भांजा है, लेकिन कोई कुछ बात नहीं करता था। सारे लोगों ने दूरी बना ली। कारण था कि उनको लगता था कि इससे नजदीकी रखेंगे तो इसके बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। सारे लोगों ने दूरी बना ली। गांव से हम पटना आए। पटना आए कि यहाँ कुछ काम करेंगे, रहने का ठिकाना था। पिताजी ने एक पटना में घर बनाया था, उसको घर नहीं बिल्डिंग कर सकते हैं, जिसमें 3 BHK 3 बेडरूम का 6 फ्लैट था। अगर हम 5 भाई थे तो हमको लगता था कि पिताजी ने बहुत दूरदृष्टि से घर बनाया है 6 फ्लैट का, कि 5 मेरे बच्चे फ्लैट में रहेंगे। हम पटना आए तो एक फ्लैट में बड़े भाई बैंक मैनेजर थे, वो रहते थे और 5 फ्लैट किराए पर थे। हम आए बड़े भाई के यहाँ, पहले रुके, दिन में आए, रुके। धीरे धीरे पूरे दिन में मेरी पत्नी के मुंह से निकला होगा, भाभी की बातचीत कि हम लोग परमानेंट के लिए पटना, परमानेंट रहने। जैसे ही रात को पता चला, बड़े भाई को बैंक से आए तो उन्होंने कहा क्या प्रोग्राम है। हमने कहा पटना में रहना है, यही कुछ काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि रहने की व्यवस्था। हमने कहा कि यही बात हम करने वाले थे, एक फ्लैट खाली करा दीजिए, हम रहेंगे। और उनका जवाब था कि इस बिल्डिंग में तेरा कुछ, इस बिल्डिंग में तेरा कुछ नहीं। हमने जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि ठीक है, हम व्यवस्था कर लेंगे कुछ दिनों में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब तुम्हारा हक था तो लड़े क्यों नहीं। बहुत लोग कर रहे थे, बहुत पड़ोसी कर रहे थे, दोस्त कर रहे थे कि तुमको फाइट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए था कि नहीं? हक के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों नहीं लड़े? APJ कलाम साहब का एक किताब हमने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी और वही हूबहू बात, उसी तरह की बात एक मेरे गांव में मिलिट्री से रिटायर्ड व्यक्ति थे, आज भी वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका पूरा नाम हम नहीं जानते। सारे लोग उनको यादव जी कहते थे। किसी से वो बात नहीं करते थे, सबको वो चिढ़ाते थे लोग मिलिट्री से कि मिलिट्री मैन है, रिटायर्ड है, पागल है, लेकिन हमसे बहुत अच्छी तरह से बात होती।
बात करते थे, जो कलाम साहब ने लिखा उसी तरह की बात, कि आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य के प्रति संकल्प होना चाहिए और उस संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, उस संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। और जब तक वो संकल्प पूरा ना हो जाए, वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए, आपको दूसरे किसी बातों में उलझना नहीं चाहिए। मेरा लक्ष्य था बच्चों को पढ़ाना, और उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई न हो जाए तब तक किसी बात में उलझना मत। उन्हीं ने कहा था कि अगर तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी में तेरा कुछ नहीं, तुम्हारा भाई कह रहा है कि कुछ नहीं है, तो तुम्हारे पास दो विकल्प है, लड़ाई करो या भूल जाओ। हमने कहा कि हाँ, दो विकल्प है। उन्होंने कहा लड़ाई करोगे तो होगा क्या, या तो मारोगे या मरोगे। हमने कहा जी। उन्होंने कहा कि मारोगे तभी तुम्हारे बच्चे रोड पर, और मरोगे तभी तुम्हारे बच्चे रोड पर। तो लड़ाई झगड़े में पड़ोगे तो तुम्हारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, इसलिए लड़ाई झगड़े के फेरे में मत पड़ो। इसलिए हमने अपने बड़े भाई से कहा कि हम व्यवस्था कर लेंगे। उन्होंने कहा व्यवस्था कर लेंगे नहीं, कर लो। हमने कहा ठीक है, सुबह कर लेंगे। उन्होंने कहा सुबह नहीं, अभी का अभी। हमने कहा रात को 11 बज रहे हैं, 22 दिसंबर का दिन था, कड़ाके की सर्दी। हमने कहा रात को कहाँ जाएंगे। हमने रोते हुए उनका पैर पकड़कर कहा कि इतनी रात को कहाँ जाएंगे, आपके सिवा मेरा पटना में कौन। तब उन्होंने कहा कि गारंटी है कि मेरे सिवा तुम्हारा पटना में कोई नहीं। हमने कहा कोई नहीं। तब उन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो शायद करना नहीं चाहिए था आपको यहाँ, लेकिन मेरी तरह शायद आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ। मेरे बड़े भाई ने कहा कि अगर इस पटना में तुम्हारा कोई नहीं, बच्चों को लो, पत्नी को लो, पास में करना नहीं, जाकर डूबो, सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो। इतनी बात सुनकर हम बच्चों का हाथ पकड़े और वहां से निकल लिए। न उड़ने के लिए चादर, न बिछाने के लिए चादर। थोड़ा सा कल्पना करें, कड़ाके की सर्दी, छोटे छोटे बच्चे, कहाँ जाए। पटना रेलवे स्टेशन पर आए, कूड़े से कागज, प्लास्टिक, कपड़े निकाल कर लाए, जला जला कर कटी में ठंड में निकाल। सुबह हुई, एक मित्र के सहायता से हमको एक नौकरी मिली। नौकरी क्या था? नौकरी था एक कपड़े की दुकान पर वहां आने वाले ग्राहकों को पानी पिलाना। करीब 150 से 200 लोग आते थे प्रतिदिन दुकान पर। रेमंड का बड़ा शोरूम था, बहुत ग्राहक आते थे। वहां काम था, ग्राहक आता था, कैन में पानी रखा हुआ था, ट्रे में गिलास लेते थे और पानी पिलाना शुरू करते थे। कोई पीता था, कोई नहीं पीता था। प्रतिदिन करीब 150 से 200 लोगों का जूठा गिलास धोते थे और रखते थे। इस पटना में, जिस पटना में मेरा बड़ा भाई बैंक मैनेजर, एक भाई ठेकेदार 100-200 करोड़ का ठेका लेने वाला, एक भाई की वाइफ इनकम टैक्स कमिश्नर, और उस पटना में 1200 रुपए का नौकरी करते थे। 300 रुपए की किराए के झोपड़ी में रहते थे। 900 रुपए में अपना जीवन चल रहा था। जब यह बात बीसी छाबड़ा जी को हमने बताई अपनी कहानी में उस होटल में, तो उन्होंने कहा कि अब क्या प्लान है। हमने कहा क्या प्लान है, जीवन में जो लिखा होगा ऊपर वाला जो चाहेगा वो होगा। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ बिगड़ी नहीं है, सब कुछ हो सकता है अगर तू चाहो तो। हमने कहा चाहना क्या है। उन्होंने कहा कि हमने मीटिंग में बताया था ना कि आरसीएम एक जीन है, ये पूछता नहीं कि बोल मेरे आका क्या चाहिए, ये कहता है सोच मेरे आका क्या चाहिए। तुम जो सोचोगे वो हो जाएगा अगर तुम चाहो तो।
हमने कहा कि सर सोचने से हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जीवन में तुम्हारा सपना क्या है? हमने कहा मेरा तो सपना बस एक ही है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाकर क्या बनाना चाहते हो? हमने कहा खूब पढ़ाना चाहते हैं, जो बनना चाहे। मेरे खानदान में डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, हम चाहते हैं कि बच्चे मेरे पढ़े लिखे बहुत बड़ा नाम कमाएं। उन्होंने कहा डॉक्टर इंजीनियर की बात करते हो तो उसमें तो पैसा बहुत खर्च होगा। हमने कहा जी खर्च होगा। उन्होंने कहा कि कुछ व्यवस्था किए हो? हमने कहा कि सर 900 रुपये में घर चलाना है, घर नहीं चलता 900 रुपये में, तो बचत कहाँ से होगी? उन्होंने कहा कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर तुमने मेरी बात मान ली तो। हमने कहा करना क्या पड़ेगा? तो उन्होंने कहा करने की बात तुमको चाहिए जीवन में क्या? लिखो। हमने कहा लिखने नहीं कहा। आज भी अपना नाम लिखने के सिवा एक लाइन नहीं लिख सकते। अगर साइन करते हैं तो 2 बार अगर साइन करना पड़े तो दोनों साइन में डिफरेंस है। उन्होंने कहा कि अपने दोस्त से लिखवाओ। हमने कहा कि बच्चों की पढ़ाई चाहिए। उन्होंने कहा किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हो? हमने कहा कि सर पटना में जो भी रहता है, जो भी माता पिता रहते हैं, उनका सपना होता है कि उनका बच्चा पटना डीपीएस में पढ़े। 1200 डीपीएस है इंडिया में, इसमें सबसे टॉप आरके पुरम दिल्ली है, और उसके बाद पटना का तो 4 डीपीएस हो गया पटना में। उस समय एक था, दूसरा पटना वाला डीपीएस है जो अच्छी पढ़ाई होती है लेकिन महंगा भी है। उस समय 10,000 रुपये फीस थी एक बच्चे। हमने कहा आप चाहते हैं मेरे बच्चे पटना डीपीएस में पढ़ें? उन्होंने कहा लिखो। उन्होंने कहा बच्चों को बनाना क्या चाहते हो? हमने कहा कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा लिखो। उन्होंने कहा कि और क्या चाहिए? हमने कहा कि सर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, लिखने से हो जाएगा क्या? उन्होंने कहा पहले लिख दो। हमने कहा तब पटना में घर चाहिए। उन्होंने कहा कहाँ घर चाहिए? हमने कहा कि जब बोलने से हो जाएगा तो लिखो पटना एसकेपुरी में चाहिए। उन्होंने कहा और क्या चाहिए? हमने कहा कि गाड़ी चाहिए। उन्होंने कहा लिखो। फिर उन्होंने कहा कि और क्या चाहिए? हमने कहा बैंक बैलेंस चाहिए। उन्होंने कहा कितना बैंक बैलेंस चाहिए? अब थोड़ा आप सोचिए कि 1200 रुपये का नौकरी करने वाला कितना बैंक बैलेंस सोचेगा, उसकी सोच कितनी होगी। लेकिन पूरी हिम्मत करके हमने बोला था 50 लाख। 50 लाख बोलने में मुंह सूख गई थी। 50 लाख कैसे बोले? हमने 50 लाख बोला था। उन्होंने कहा लिखो। फिर उन्होंने कहा कि घूमना फिरना। हमने कहा जी घूमना फिरना तो चाहते हैं। उन्होंने कहा कहाँ कहाँ जाना चाहते हो? हमने कहा शिमला जाना चाहते हैं, कश्मीर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप इंडिया की बात मत करो, बाहर की बात करो। हमने कहा इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि बताओ कहाँ कहाँ जाना चाहते हो। हमको कुछ ज्यादा लग रही थी ये बात, और हमने गुस्से माने अंदर से खींच आ रही थी। जितना देश का नाम याद आया उस समय 22 देशों का नाम हमने लिखवा दिया। उन्होंने कहा और ऐड करना है? हमने कहा नहीं इतना काफी है। उन्होंने कहा कि और क्या चाहिए? हमने कहा कि सर और कुछ नहीं, इतना मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या क्या कर सकते हो? इतना अगर चाहिए तो इसके लिए क्या कर सकते हो? हमने कहा कि सर इसके लिए किसी का जान लेना होगा तो ले लेंगे। उन्होंने कहा कि जान लेना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आरसीएम है, आरसीएम में जान लेना नहीं होता है, आरसीएम में जान बचाना होता है। हमने कहा कि बताओ करना क्या पड़ेगा? उन्होंने कहा कि पाना पलटो अब लिखो करना क्या पड़ेगा। हमने कहा बताओ। उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम आज से कसम खा लो, आज से अपने आप से प्रॉमिस करो कि जो चीज आरसीएम में मिलता है वो आज के बाद बाहर से नहीं खरीदेंगे। हमने कहा कि ठीक है नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रोडक्ट को यूज करते हो उस प्रोडक्ट की जानकारी हो। हमने कहा ठीक है जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रोडक्ट की जानकारी हो जाए
उस प्रोडक्ट की जानकारी प्रतिदिन 2 लोगों को देना है, बिना नागा किए। हमने कहा कि सर आप ऐसी बात करते हो, किसी दिन आंधी तूफान आ जाए, जोरदार बारिश हो, घर से निकलने लायक नहीं हो, तो 2 लोगों को जानकारी कैसे देंगे, कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी देना है, नागा नहीं करना है अगले 2 साल तक। अगले 2 साल तक नागा नहीं देना है, 2 लोगों को यह जानकारी देना है। हमने कहा कि पूरे दिन आंधी तूफान आए, बारिश होती रहे, घर से नहीं निकले, तब किसको देंगे? उन्होंने कहा कि घर में पत्नी है ना, उसको बैठा कर 2 बार प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट के बारे में 2 बार बताओ। हमने कहा कि अच्छा, हम भी मजाक के मूड में आ गए। हमने कहा कि उस समय पत्नी मायके गई हो तो अब घर में अकेले हैं तो। तब उन्होंने कहा कि आईने के सामने खड़ा हो जाओ और आईने में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसको 2 बार प्रोडक्ट की जानकारी दो। नागा नहीं होना चाहिए। नागा नहीं होना चाहिए। कि 2 लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग जब हो, उस समय महीने में एक मीटिंग होती थी, ऑनलाइन होती नहीं थी। उन्होंने कहा पटना में जब भी मीटिंग हो तुमको आना है और 2 नए लोगों को लाना है। अगले 2 साल तक कसम खा लो कि आएंगे और 2 नए लोगों को लाएंगे। पिछले मीटिंग में जिसको लाए हो वो अब काउंट नहीं होगा तुम्हारे में, 2 नए व्यक्ति को लाना है। ऐसा करके देख लो 2 साल। और फिर उन्होंने कहा कि अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहो। तुमको लगता है तुम्हारे जिस अपलाइन से तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आ रहा हो, बिजनेस में परिवर्तन आ रहा हो, आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन आ रहा हो, उस अपलाइन को पकड़ो और उस अपलाइन के कांटेक्ट में रहो। उसकी हर बात को मानना। हमने कहा हर बात मानना जरूरी है, वो गलत भी कहे तो। उन्होंने कहा कि अपलाइन का मतलब होता है फादर, गुरु, गॉड। और कभी भी पिता अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचता। हाँ, कभी कभी लगता है बेटे को कि मेरा बाप मेरे बारे में नहीं सोचता। उन्होंने कहा कि ठीक उसी तरह दिसंबर जनवरी का महीना, 5-6 साल का बच्चा, फादर जगाता है बच्चे को और ले जाकर बाथरूम में नहलाता है, ठंड के दिन में उसको कपड़ा पहनाता है और स्कूल जाकर छोड़ आता है। और उस बच्चे को लगता है कि मेरा बाप नहीं है, कसाई है। ठंड के दिन में 7 बजे जगा दिया, ठंड के दिन में नहला दिया और ठंड के दिन में घर से बाहर निकाल दिया। उस बच्चे को तब पता चलता है 30 साल बाद, जब उसका बच्चा होता है, तब पता चलता है कि नहीं, मेरे फादर उस समय सही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपलाइन की बात हूबहू मानना, ऐसा 2 साल करके देख। जितना लिखा है ना, ये तो 5 साल में गारंटी है कि पूरा हो जाएगा, लेकिन 2 साल में तुमको खुद विश्वास हो जाएगा। 2 साल में इसमें से बहुत कुछ पूरा हो चुका होगा और 2 साल के बाद तुमको दिखाई दे रहा होगा कि जितना लिखा है उससे ज्यादा मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। कितना कर सकते हो? मैंने कहा कि जी कर सकते हो। अच्छा, जितनी बात बताई इतना कोई कर सकता है कि नहीं? यस सर। अच्छा, कितने लोग कर सकते हैं? जितना बीसी छौड़ा जी ने बताया था, सारे लोग कर सकते हैं। हमने भी कहा कि कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं कर सकते हो। हमने कहा कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा कि देखो, पूरा इंडिया में हम घूम घूम कर यही बात करते हैं। हजारों लोग मीटिंग में आते हैं, जैसे पूछते हैं कि कर सकते हो, सारे लोग हाथ उठाते हैं, कुछ लोग दोनों हाथ उठाते हैं। लेकिन मीटिंग से निकलते ही आधे लोगों की हवा पंचर होती है, आधे लोग भूल जाते हैं कि करना क्या पड़ेगा, उनका सपना खत्म हो जाता है। हमने कहा कि मेरा सपना नहीं खत्म होगा, हम पूरा करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा अगर पूरा कर दिया तो सारा पूरा हो जाएगा। इस पन्ने पर लिखा है करना क्या पड़ेगा और उस पन्ने पर लिखा है मिलेगा क्या, इतना करके देख लो, नहीं मिले तो कहना। हमने कहा कि ठीक सर करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा नहीं कर सकते। हमने कहा कि सर कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मार्केट में जाओ तो, मेरे बातों से तुम्हारे गुब्बारे में हवा भर गई है। मार्केट में जाओगे, लोग सुई चुप होंगे और तुम्हारा हवा निकालने का कोशिश करेंगे, हवा निकाल देंगे और तुम मेरे पास लौट कर आओगे और एक ही बात कहोगे कि सब नहीं हो सकता।
एक ही बात कहोगे कि सर नहीं हो सकता, आपने कहा कि सर हम कर लेंगे, उन्होंने कहा करके दिखा दो, अगर कर सकते हो तो ये सारा कुछ हो जाएगा। आपने कहा कि सर करके दिखाते हैं। बीसी छाबड़ा जी उधर गए, सबसे पहले हम अपने बड़े भाई के पास गए। अब सोच लिए थे घर तो हो ही गया, गाड़ी तो हो ही जाएगा, बैंक बैलेंस तो हो ही जाएगा, और इतना कर लेंगे तो सब हो ही जाएगा। बड़े भाई के पास गए, आसिम का नाम लिए, आसिम के प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू किए। बड़े भाई ने एक लात लगाई, हम उनके दरवाजे से बाहर। दूसरे दिन एक रिश्तेदार के पास गए, रिश्तेदार ने कहा कल आना। कल दूसरे रिश्तेदार के पास गए, और वह रिश्तेदार जाते ही पूछता है आसिम की बात करने आए हो? हमने कहा आपको कैसे पता? एक रिश्तेदार के पास गए थे एक दिन पहले, उसने सारे रिश्तेदार को बता दिया कि कमलेश आएगा, उसके बातों में फंसना। अब जिसके पास जा रहे थे वो पहले बोलता था आसिम की बात करनी होगी तो जा, दरवाजा नहीं खुलेगा, आसिम की बात मत करना, कुछ भी करना आसिम की बात मत करना। अब सारे रिश्तेदार हमको फ्रॉड करने लगे। एक दूसरे को पता चल गया कि कमलेश अब फ्रॉड वाला काम कर रहा है, फंसना मत। अगले दिन दोस्तों के पास गए, दोस्तों ने दूर से देखकर मुड़ जाने का काम किया। दोस्त गली में देखता था कोई ना, उधर मुड़कर भाग जाता था, लगता था कि हम भूत हैं। अब कोई मेरी बात नहीं सुनता था, कोई हमसे बात नहीं करता था, कोई हमसे मुलाकात नहीं करता था। यह बात बीसी छाबड़ा जी को हमने फोन पर बताई कि सर जादू हो गया। उन्होंने कहा क्या जादू हुआ? हमने कहा कि अब जो लोग हमसे दिन भर बात करते थे अब बात करना नहीं चाहते, अब मेरे दोस्त दूर से देखकर मुड़ जाते हैं, सारे लोग फ्रॉड करने लगे। उन्होंने कहा कि अब क्या विचार है? दो ऑप्शन है, या तो आरसीएम छोड़ दो या आरसीएम का रिकॉर्ड तोड़ दो। आरसीएम का रिकॉर्ड तोड़ दो। हमने कहा छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड कैसे टूटेगा? कोई मिलेगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं करेगा तो, कोई बात ही नहीं सुनेगा तो। उन्होंने कहा कि पहले करना क्या चाहते हो, छोड़ना चाहते हो कि रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो? हमने कहा कि सर रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, लेकिन टूटेगा कैसे? रिकॉर्डवा मिले तब तो तोड़े, रिकॉर्ड से मुलाकात हो तब तो उसको तोड़े। उन्होंने कहा कि एक बात याद रखो, जो बात हमने बताई चाहे कुछ भी हो, 2 साल तो टिक गया, तो आज जो लोग तुमसे बात नहीं करते हैं ना, जो लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं ना, 2 साल बाद उनको तुम्हारी बात सुनने के लिए टिकट कटाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं उनको 2 साल बाद तुम्हारी बात सुनने के लिए टिकट कटाना पड़ेगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, आज जो लोग तुमको देखकर दूर से मुड़ जाते हैं ना, वो सारे लोग 1 साल के बाद तुमको मुड़ कर देंगे। जो लोग तुम्हारी बात आज नहीं सुनते, 2 साल बाद अपने गाल पर तमाचा लगाएंगे और अपने आप से कहेंगे, अपने बाप से नहीं, अपने आप से कहेंगे काश उसकी बात मान लिए होते, काश उसकी बात मान लिए होते। हमने कहा कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन टिकेंगे कैसे? कोई बात सुनता नहीं, कोई बात मानता नहीं। तब उन्होंने कहा कि देखो आरसीएम है कि आरसीएम खुद की भलाई की करने के नहीं है, सामने वाले की भलाई की बात करनी है। और इस पृथ्वी पर कभी भी कोई भलाई की बात करने आता है ना, उसको लोग गलत समझते हैं। लेकिन तुम्हारा काम है, जो सही लोग रहते हैं वो केवल भलाई की बात करते हैं। एक दिन लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में उसकी लोग आलोचना करते हैं। आज से तुम्हारा काम है कि प्रतिदिन 2 लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताओ। वो समझता है नहीं समझता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनको ये भी लाइन दोहराया उन्होंने कि प्रतिदिन 2 लोगों को बताओगे, महीने में होगा 60, उसमें से समझ ही जाएंगे 2-4-8, और जो 2-4-8 समझे उनको यही बात समझा दो। ये बात अच्छी लगी। अब यह नहीं देखते थे कि कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है। पहले महीने खूब मेहनत किए, 4 लोगों को आरसीएम में फंसाया।
4 लोगों को फंसाए, लेकिन लास्ट दिन जिसको हम फंसाए थे उसने और आदमी को फंसा दिया, 5 लोग फंस गए। मेरे नीचे 5,000 का बिजनेस हो गया। अब मेरे नीचे 5,000 का बिजनेस हो गया मेरे नीचे वाले का, तो मेरी इनकम बनी 52 रुपये और 52 रुपये का चेक आया। और उधर से जो मेरा अपलाइन था जो मीटिंग में ले गया था, उधर से बधाई दे रहा है कि कमलेश बधाई हो। हमने कहा किस चीज की बधाई? 52 रुपये की इनकम आई। और शायद आपको मालूम नहीं होगा कि दुनिया में सारी भाषाएं मिलाकर जितनी गाली है उससे 10 गुना ज्यादा गाली बिहारी भाषा। और हमने बिहारी भाषा में उसको इतनी गालियां दी तो भाई उस दिन बात हो गई थी लाखों करोड़ों की, और यहाँ 52 रुपये की इनकम आई तो बधाई दे रहे हो। उसने बीसी छबड़ा जी को फोन लगा दिया और बीसी छबड़ा जी ने भी उधर से बधाई देना चालू कर दिया और हम इधर से बधाई देना चालू कर दिया। बीसी छबड़ा जी ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने कहा कि सर उस दिन 500 लोगों के बीच में आप लंबी बातें करते थे, लिखवाए थे कार होगा, घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, देश विदेश की यात्रा होगी, ये 52 रुपये में होगी, इससे तो ज्यादा खर्च हो गया है। तब उन्होंने कहा किसान के बारे में जानते हो? हमने कहा कि सर हम भी किसान के बेटे हैं। उन्होंने कहा किसान के बेटे हो तो एक बात याद रखो, अभी किस चीज की खेती हो रही है? हमने कहा धान कटी, अभी गेहूं की बुआई चल। उन्होंने कहा कि किसी किसान से मिले हो? हमने कहा कि मेरे बगल में एक किसान खड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनसे पूछो कि गेहूं के लिए खेत उन्होंने जोता। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ जोत दिया। फिर किसी छबड़ा जी ने कहा उनसे पूछो खेत जोतने में कितनी इनकम हुई। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इनकम नहीं, खर्च हुआ। फिर उन्होंने कहा कि उनसे पूछो गेहूं जब उन्होंने डाला खेत में तो कितनी इनकम हुई। उस व्यक्ति ने कहा कि कुछ नहीं हो तो कभी खर्च हुआ। उन्होंने कहा कि पूछो खाद डालेगा तो कितनी इनकम होगी। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा खाद डालने में तो खर्च होगा, इनकम कहाँ होगा। बीसी छबड़ा जी ने कहा कि उस आदमी से पूछो भैया इनकम कब होगी। तो उस व्यक्ति ने कहा 5 महीने बाद जब गेहूं कटेगी तब। बीसी छबड़ा जी ने कहा कि अभी तुम खेत जोत रहे हो, अभी तुम बीज डाल रहे हो, अभी तुम खाद डाल रहे हो, अभी तुम पानी डाल रहे हो, अभी इनकम नहीं होगी। जब कटेगी तो इतनी इनकम होगी कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कल्पना नहीं कर सकते। हमने कहा कब फिर मेरी फसल कटेगी बताओ। तो उन्होंने कहा इनकम कितने की आई है। हमने कहा 52 रुपये। उन्होंने कहा ठीक से देखो। हमने कहा कि सर चेक मेरे सामने है और उस पर लिखा हुआ इतना हम पढ़ लेते हैं। उस पर लिखा हुआ है 5,252 रुपीज ओनली। उन्होंने कहा कि केवल 5 तो लिखा हुआ है, ठीक से देखो। हमने कहा नहीं सर इसमें कोई जीरो नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने कहा तुम्हारी काबिलियत थी 52 रुपये की, तुम 52 रुपये लायक हो इसलिए 52 रुपये मिली, लेकिन इस पर जीरो लग सकता है। जितना जीरो लगाना चाहते हो लग सकता है। 1 जीरो लगाना चाहते हो, 2 जीरो लगाना चाहते हो, 3 जीरो लगाना चाहते हो। हमने कहा 3 जीरो तो आप 10 सेकेंड में लगा दिए। 52 पर 3 जीरो लगेगा तो कितना होगा? 52,000 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 4 जीरो भी लग सकता है। हमने कहा 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा। उन्होंने 5 जीरो भी लग सकता है। इस पर जितना जीरो चाहो लगा सकते हो अगर तुमने सिस्टम को फॉलो कर दिया तो। क्योंकि तुम्हारी काबिलियत थी 52 रुपए की, अब सिस्टम की काबिलियत से जितना चाहो आएगा, जितना चाहो आएगा, जितना चाहो आएगा। लेकिन आएगा कब? इसके लिए एक काम करना होगा। आज के बाद किसी से पूछना मत कि कब आएगा। आज के बाद किसी से पूछना मत कि कितना आएगा। आज के बाद बस एक ही काम करना जो हमने तुमको बताया था वो लगातार 2 साल कर लेना। अभी तुम्हारी गाड़ी चल रही है, अभी तुम्हारी गाड़ी चढ़ाई पर है, अभी तुम्हारी गाड़ी चढ़ाई पर है। 2 साल इस गाड़ी को रुकने मत देना। उन्होंने कहा कि आरसीएम में लाखों लोग हर महीने आते हैं और लाखों लोग छोड़कर चले जाते हैं, और जो टिक जाता है वो सफल हो जाता है।
छोड़ करके हम जाते हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ी चढ़ाई पर है, 20 किलोमीटर की चढ़ाई है। कुछ लोग 5 किलोमीटर जाते हैं और थक जाते हैं, गाड़ी बंद करते हैं। 10 मिनट के बाद गाड़ी फिर वहीं जहाँ से चालू थी नीचे आ जाती है। कुछ लोग 10 किलोमीटर जाते हैं और गाड़ी बंद करते हैं, फिर गाड़ी नीचे आ जाती है। कुछ लोग 15 किलोमीटर जाते हैं, गाड़ी बंद करते हैं, गाड़ी फिर नीचे आ जाती है। और कुछ लोग लगातार 20 किलोमीटर चला लेते हैं, गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। और जब ऊपर चढ़ जाती है तो फिर गाड़ी चढ़ाई पर नहीं होती है, गाड़ी आगे ढलान पर होती है। फिर गाड़ी बंद कर दो, पेट्रोल बंद कर दो, तो पेट्रोल भी नहीं लगती है, मेहनत भी नहीं लगती है, धक्का भी नहीं देना पड़ता है। गाड़ी घूमते जाती है, घूमते जाती है, घूमते जाती है, चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। यहाँ 2 साल गाड़ी चढ़ाई पर है, 2 साल रुकना नहीं है। अगर आपने 15 दिन आरसीएम किया और 1 दिन आरसीएम को भूल गए, देखिए आरसीएम को नहीं करना 1 दिन और भूलना, दोनों में अंतर है। आपके दिमाग में आरसीएम रहना चाहिए। किसी काम से आप फंस गए कहीं, वो अलग मैटर, लेकिन दिमाग से आरसीएम को 1 दिन निकाले तो 15 दिन का किया धरा सब बराबर हो गया, आप नीचे आ गए। उसके बाद हम रुक कर नहीं देखे, जैसे जैसे बीसी छबड़ा जी बताते गए वैसे वैसे करते गए। 52 रुपये की चेक 700 में बदली, 4000 में बदली, 22,000 में बदली, 27,000 में बदली। 12 महीने जब हमने काम किया तो 13वें महीने की मेरी इनकम थी 1,12,287। नौकरी से निकलकर 3 बेडरूम के फ्लैट में पहुंच चुके थे। 4 बच्चे मेरे डीपीएस में पढ़ने लगे थे। 4 बच्चे का एडमिशन डीपीएस में हो गया। बीसी छबड़ा जी की एक दिन फोन आया कि कमलेश कैसा चल रहा है काम। तुमको लगता है, उनको मालूम नहीं था कि बच्चे डीपीएस में पढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि तुमको लगता है कि जो तुम काम कर रहे हो और जो तुमने लिखा था वो पूरा हो जाएगा। हमने कहा कि सर अब दिखाई देने लगा कि जो बीज हमने लगाया था वो अंकुरित होने लगा, जमीन से ऊपर आने लगा। जो पहला चीज लिखे थे बच्चों की पढ़ाई, वो तो शुरू हो गया। 4 बच्चे मेरे डीपीएस में पढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि आरसीएम से जो मांगते हो ना वो भी मिलता है, जो नहीं मांगते हो वो भी मिलता है, जो सोचते हो वो भी मिलता है, जो नहीं सोचते हो वो भी मिलता है, जो सपना देखते हो वो भी मिलता है, और जिस चीज की सपने में कल्पना नहीं करते हो आरसीएम वो भी देता है। अगर ईमानदारी से सिस्टम से लगे रहो तो। हम लगे रहे, धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते वो 52 रुपये की चेक 1 लाख में बदली, 2 लाख में बदली, 3 लाख में बदली। 1 महीने की इनकम 4,72,000 में भी बदली। साइकिल नहीं था शुरू में, डायरेक्ट बाइक नहीं हमने खरीदा, साइकिल के बाद कार खरीदा। बच्चों की पढ़ाई होने लगी, गाड़ी आ गई, घर हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, देश विदेश की यात्रा हो गई। आप शायद विश्वास करें या न करें, 22 देश का हमने जो नाम लिखवाया था उस 22 देश के बदले करीब 35 देश की हमने यात्रा कर ली। अभी नहीं हो जाना, 35 देश की यात्रा कर ली। और उस 35 देश में 10-11 देश ऐसा है जहां किसी में 5 बार, किसी में 6 बार, किसी में 7 बार चले गए। पिछले साल तक, अब तो गणना करना बंद कर दिए, पिछले साल तक इस आरसीएम बिजनेस की बदौलत मेरे घर में 8.5 करोड़ रुपए। लेकिन मजा इसमें नहीं है, मजा किसमें है? जिन बच्चों के चलते परिवार वाले दूर हो गए थे, परिवार वाले दूर हो गए थे, आज उन बच्चों की स्थिति क्या है? बेटा अमेरिका में है, एक बेटी जर्मनी में है, एक बेटी सिंगापुर में है, एक बेटी दिल्ली में है। लोग हमसे दूरी बना लिए थे कि इसकी 3 बेटियां हैं, शादी कैसे होगी, शादी कैसे होगी। 19 मार्च 2024 की बात है।
घर में हम कहीं से बाहर से आए थे, सोए हुए थे, घर का गार्ड दौड़ते हुए ऊपर आया, डरा हुआ था। दरवाजा खटखटाया, मेरी वाइफ ने दरवाजा खोला, हम आ गए। वो कहता है कि सर पुलिस आई है, खोज रही है। हमने कहा पुलिस आई है, खोज रही है? कहाँ के पुलिस? कहा कि सर ऐसा पुलिस हम देखे नहीं थे, 6-6 फीट के जवान हैं, सारे AK-47 लिए हुए हैं, और हम बालकोनी से देखे तो 4-5 जिप्सी लगी हुई थी और सारे में कमांडो थे। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि आज तक हमने कोई तो गलत काम किया नहीं, ये क्यों खोज रहे हैं? हमने नीचे फोन किया रिसेप्शन पर कि भाई बात कराओ, क्यों खोज रहे हैं? तो एक पुलिस वाला उठाया, कहा साहब मिलना चाहते हैं आपसे। वो कड़क आवाज में बोला, हमने कहा भेजिए साहब को। आए, ऊपर आए, दरवाजा खोला, देखे हम एक वर्दी में थे, यहाँ IPS लिखा हुआ था। दरवाजा खुला और वो IPS मेरे से गले मिलकर कहते हैं, अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगे। अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मिठाई का डब्बा खोलते हैं और एक लड्डू मेरे मुंह में देते हैं, आधा बच जाती है, मेरा हाथ पकड़कर अपने मुंह में डाल देते हैं और कहते हैं बधाई है, वो अभी हम ड्यूटी में हैं, संडे को मिलते हैं। और इतना बोलकर वो चले गए। हम अवाक रह गए कि ऐसा हुआ क्या। तब बेटी को फोन लगाए कि बेटी ऐसा ऐसा बात हुआ। तब बेटी मेरी बोली कि वो प्रेस के पापा थे, हमसे लोग बात कर रहे थे फोन पर। हमने कहा कि जो बात करनी है पापा से बात करें, पापा का रिश्ता मंजूर होगा तो करेंगे, नहीं मंजूर होगा तो नहीं करेंगे। जिन बच्चों के चलते परिवार के लोग दूर हो गए थे, आज उन बच्चों का रिश्ता के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, लोग आते हैं। और इसी 6 मार्च को इसी साल बेटी की शादी की है। दुनिया ने देखा कि शादी कैसे होती है। लक्ष्मी दीदी गवाह हैं, गई थी उस शादी में, देखा इन्होंने कि कैसे शादी होती है। ऐसा भी होता है क्या? 5 फंक्शन, 5 होटल। शायद विश्वास नहीं करेंगे, 250 उस शादी में IAS IPS आए थे। उस शादी में 250 IAS IPS आए थे। बेटी की शादी हो गई बढ़िया से, देश विदेश की यात्रा हो गई, बच्चे अच्छे लेवल पर पहुंच गए। पटना में एक घर के बदले 3 घर हो गया। अभी शादी से पहले अगस्त में 2024 अगस्त में हमने एक साथ 2 फ्लैट खरीदी थी, एक 1 करोड़ 10 लाख का, एक 1 करोड़ 30 लाख का। अब RCM जीन नहीं है तो क्या है? RCM जीन नहीं है तो क्या है? अब इसी छाबड़ा जी ने शादी के बाद हमसे पूछा कि अब बताओ कमलेश, RCM जीन नहीं है तो क्या है? वो जिन पूछता था फिल्म वाला कि बोल मेरे आका क्या चाहिए, ये जिन पूछता है सोच मेरे आका क्या चाहिए। उस समय किसी छबड़ा जी ने हमसे एक बात कही थी, बीमारी कितनी प्रकार की होती है? हमने कहा बीमारी तो हजारों प्रकार की होती है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इस पृथ्वी पर बीमारी केवल 4, शारीरिक बीमारी, आर्थिक बीमारी, मानसिक बीमारी और सामाजिक बीमारी। इस पृथ्वी पर केवल 4 बीमारियां, 4 तरह की बीमारियां, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक। और RCM एक ऐसा इंजेक्शन है कि अगर प्यार से यह इंजेक्शन कोई ले ले तो उसकी शारीरिक बीमारी, आर्थिक बीमारी, मानसिक बीमारी और सामाजिक बीमारी सारी की सारी। हाँ, लेकिन यह इंजेक्शन सब लोग नहीं लेंगे। इस इंजेक्शन को लेने में बहुत लोगों को दर्द होता है, बहुत लोग चुभता है। बहुत लोग कहते हैं ना ना हम इंजेक्शन नहीं लेंगे डॉक्टर साहब, हमको कोई गोली दे दीजिए। 2 लाख लगाओ, 26,000 महीना लो, ऐसी गोली दे दो, 3 महीने के बाद 2 लाख डूब जाए मंजूर। लेकिन RCM का गोली में शुरू में दर्द होता है, इंजेक्शन में ऐसा इंजेक्शन नहीं है। मतलब गलत चीजों में लोग फंस जाएंगे, अच्छे चीजों में नहीं फंसते।
डीसी छबड़ा जी ने कहा कि एक इंजेक्शन ऐसा है आरसीएम का कि यह इंजेक्शन प्यार से डॉक्टर देना तो भैया दे, यह इंजेक्शन ले लो 7 पीढ़ियों को कोई बीमारी नहीं होगा, न शारीरिक बीमारी, न आर्थिक बीमारी, न मानसिक बीमारी, न सामाजिक बीमारी। लेकिन अगर आपने प्यार से भी इंजेक्शन को दिया तो उन्होंने कहा कि आरसीएम क्या है, सीखो, सिखाओ और कमाओ। उन्होंने कहा जितना सीखोगे उतना सिखाओगे उतना कमाओगे, नहीं सीखोगे नहीं सिखाओगे नहीं कमाओगे, कम सीखोगे कम सिखाओगे कम कमाओगे, नहीं सीखोगे नहीं सिखाओगे नहीं कमाओगे। और यहाँ सीखने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, यहाँ सीखने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। आपके सामने उदाहरण, दूसरी क्लास फेल, आपके सामने उदाहरण। छिंदवाड़ा में कल मेरी मीटिंग थी, वहां रोड पर पंचर बनाने वाले रमेश गढ़वाल, बस एक शब्द मेरे मुंह से निकल गई अचानक कि रमेश जी आज साइकिल का पंचर बनाते हो, अगर इस आरसीएम को समझ जाओगे तो कल से तुम्हारे पास लोग अपनी किस्मत का पंचर बनवाने आएंगे। आज रमेश गढ़वाल रन है, लोग अपने किस्मत का पंचर बनाने आते हैं। लोग कहते हैं कि रमेश सर सिखा दीजिए मेरे को, रमेश सर बता दीजिए हमको। आज रमेश सर की बल्ले मिले हुई कोई मानता नहीं है। मेरे टीम में मुजफ्फरपुर में एक लेडी है जैनुल खातून, हम नाम लिख लेते हैं, वो अपना नाम भी नहीं लिखती है। आज स्टार में है, 500 रुपए की चूड़ी बेचती थी लेकर घर घर में। उनकी 11 बेटी थी और 11 बेटी पैदा करके उनका हस्बैंड छोड़कर भाग गया था बिना तलाक दिए। आज जैनुल दीदी को चलने के लिए अलग कार है और उनके बच्चों को चलने के लिए अलग कार है। आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं अगर आप चाहें तो, आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं अगर आप चाहें तो। और चाहना क्या है? आरसीएम में लाखों लोगों के सपने साकार हुए कब? जब 4 प्रोडक्ट थे। आरसीएम में लाखों लोगों के सपने साकार कब हुए? जब बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार नहीं होती थी तब। आरसीएम में लाखों लोग करोड़पति तब बने जब 100-200 पिकअप सेंटर था, आज 12,000 पिकअप सेंटर है, डिलीवरी सेंटर है। उस समय आरसीएम में लाखों लोगों के सपने साकार हुए जब 1-2 डिपो हुआ करते थे, आज 150 से ज्यादा डिपो है। आरसीएम उस समय नया था, तब लाखों लोगों के सपने साकार हुए। आज इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी, एकमात्र इंडिया की नेटवर्क बिजनेस में कंपनी जब से खुली है, लगातार ग्रोथ पर है, लगातार ग्रोथ पर है, लगातार ग्रोथ पर है, लगातार ग्रोथ पर है। और अभी अभियान चली है ग्रोथ की। अगर आप डीसी छबड़ा जी की बात को सुनते होंगे तो जब भी आप मीटिंग में बैठते होंगे वहां बात हो रही है ग्रोथ 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 होती है। कितने लोग जानते हैं ग्रोथ की बात होती है? तो चले डीसी छबड़ा जी की बात को क्लियर कर देते हैं। थोड़ी सी लोगों में गलतफहमी है ग्रोथ को लेकर। आपको लगता होगा कि डीसी जी ग्रोथ की बात कर रहे हैं बिजनेस की, वो बिजनेस की ग्रोथ की बात नहीं करते। वो कहते हैं अपने विचारों में ग्रोथ करो, वो कहते हैं अपने व्यवहार में ग्रोथ करो, वो कहते हैं अपने संस्कार में ग्रोथ करो। जब आप अपने विचार, आप अपने व्यवहार, आप अपने संस्कार में ग्रोथ करेंगे तो आपके बिजनेस में ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब आरसीएम कितना आसान हो गया है, अब आरसीएम कितना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आरसीएम में किसी को भी बहुत ऊंचाई पर जाना है, बहुत ऊंचाई पर जाना है तो छोटा छोटा काम कर ले। प्रोडक्ट यूज करें, प्रोडक्ट की जानकारी लें, प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को दें। और सबसे आसान काम कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत जल्दी बड़ा हो जाए, आपका बिजनेस बड़ा हो जाए और आपकी टीम स्टेज पर खड़ा हो जाए, इसके लिए बस एक छोटा सा काम, आप कितना भी बिजी हो गुरुकुल में बैठना शुरू करें। आप कहीं रहें,
गुरुकुल में बैठना शुरू कर दें। शाम को डेली मीटिंग रात को 9 बजे होती है, उस मीटिंग में बैठना शुरू कर दें और लोगों को बैठाएं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुबह टाइम नहीं मिलती, सुबह टाइम नहीं मिलती। टाइम क्या चीज है? अगर टाइम पर आप सब कुछ करेंगे, गुरुकुल में बैठने लगेंगे, तो आपको फायदा क्या होगा? आप जीवन में औरों से कम 3 घंटा आगे रहेंगे। अगर गुरुकुल में बैठेंगे 5 बजे जगेंगे, 5:30 बजे तक नहाकर तैयार हो जाएंगे। गुरुकुल में नहीं बैठेंगे, 8 बजे जगेंगे, 9 बजे तैयार होंगे। इसका मतलब आप 3-4 घंटे जीवन में औरों से पीछे रहेंगे। गुरुकुल में 1-2 साल बैठकर देख लीजिए, एक दिन में 3 घंटे आगे, एक साल में कितना घंटे? 1000 घंटे आगे हो जाएंगे। 2 साल में 2000 घंटे आगे हो जाएंगे। और अगर 2000 घंटे, केवल 2000 घंटे नियमित रूप से कोई आरसीएम कर ले, आज जुड़कर कोई 2000 घंटे नियमित रूप से सिस्टम से आरसीएम कर ले, तो 2000 घंटे आरसीएम करने के बाद एमरल्ड के रूप में कम से कम खड़ा होगा। नियमित कर ले तब, सिस्टम से कर ले तब, रुके नहीं तब। पहाड़ पर जब चढ़ाई है, अगर आप गाड़ी बंद करेंगे तो फिर नीचे आ जाएगी। इस गाड़ी को बंद नहीं करना है, चलते जाना है। तब आप गुरुकुल में बैठे, 9 बजे की मीटिंग में बैठाएं और आप अपने अपलाइन के कॉन्टेक्ट में रहें। दूसरी बात, आप जब भी खरीदारी किसी को प्रोडक्ट शेयर करें, एक बात इस बात को ध्यान देंगे, अगर आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं पहली बार, तो दूसरी बार जब प्रोडक्ट उसको दें तो कोशिश करें कि आप ले जाकर नहीं दें। आप उस व्यक्ति को अपने बाइक पर बैठाइए और पिकअप सेंटर पर ले जाइए, अंडरवर्ल्ड पर ले जाइए, अंडरवर्ल्ड पर ले जाइए। इसका फायदा क्या होगा? अगर आप किसी को देते हैं, मान लीजिए गामा ओरिजिनल, और फिर गामा ओरिजिनल देना है, आपके बाइक में रखा हुआ है, आपके बैग में रखा हुआ है गामा ओरिजिनल, आप उसके घर जाते हैं, दोबारा गामा ओरिजिनल खुद मत दीजिए। उसको कहिए कि आपकी गामा ओरिजिनल खत्म हो रही है, चलिए आरसीएम के स्टोर पर और वहां से गामा ओरिजिनल ले लीजिए, चलिए हम ले चलते हैं, हम आपको फिर घर छोड़ देंगे। वो जाएगा गामा ओरिजिनल लेने, और जब पिकअप सेंटर पर जाएगा तो यकीन मानिए वो गामा ओरिजिनल नहीं लेगा और 1000-2000 का दूसरा भी सामान खरीद लेगा। दूसरी बात, जो लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, हम लोग करते क्या है कि आप ज्वाइन करते हो, पहली बार 2000 का प्रोडक्ट लेना, बताते हैं कि नहीं? आप अपना रिकॉर्ड चेक कीजिए। आपने जिसको जिसको बताया होगा कि पहली बार 2000 का प्रोडक्ट लेना जरूरी है, वो 2050 रुपए का प्रोडक्ट कभी नहीं लेता है, 2000 का लेता है। अगर 2005 रुपया होता है तो 5 रुपए का प्रोडक्ट निकलवा देता है कि 2000 का लेना है। उसके दिमाग में आपने 2000 बैठा दिया। यह बात नहीं करनी है। आप पिकअप सेंटर पर ले जाइए और उसको बताइए कि आप अपने जरूरत का प्रोडक्ट ले लें। अगर 2000 से कम ले रहा है तब तो उसको बताइए कि नहीं, पहली बार में तो 2000 लेना है, दूसरी बार में अपने यूज के लिए। लेकिन आप अगर 10 लोगों को ले जाएंगे तो उसमें से 9 लोग गारंटी है कि 2000 से ज्यादा का प्रोडक्ट खरीद कर आएंगे। 2000 उस आदमी के दिमाग में नहीं डालना है। डालना क्या है? आप अपने घर के जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो यूज वाला है, वो आप खरीद लीजिए। ऐसा कोई घर नहीं है कि 4-5 हजार से कम का प्रोडक्ट लगता है उसके घर में। और अपने पास प्रोडक्ट कौन सा है? अपने पास प्रोडक्ट कौन सा है? हम लोग किस अभियान पर अभी काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य रक्षा पर। स्वास्थ्य रक्षा पर काम कर रहे हैं। याद रखिए कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य रक्षा पर काम कर रहे हैं। अभी ट्रेन में हम आ रहे थे, 6 तारीख को इलाहाबाद से चले, एक व्यक्ति बगल में बैठे थे और अपना काम है कि 10 मिनट कोई अगर बगल में बैठ जाए तो उसको हम बता देंगे कि हम क्या है। मान लीजिए कि आपके घर में बिच्छू निकल जाए, अब बिच्छू को कोई जानता नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि बिच्छू है?
एक बार जहां डंक लगाया कि आप जीवन भर याद रखेंगे कि बिच्छू है, आप देखते पहचान जाएंगे ना। यस तो हमको कैसे पहचानेगा कोई कि हम आरसीएम वाले हैं? एक बार कोई सट जाए बिच्छू से तब बिच्छू बता देता है कि हम बिच्छू, बता देता है। एक बार हमसे कोई सट जाता है ना तो हम बता देते हैं कि हम क्या हैं। तो बगल में बैठा था, बैठे हुए थे, और बगल में बैठा कैसे, हम नीचे वाला सीनियर सिटीजन में बर्थ मिलता है अपने को नीचे, सेकेंड एसी में थे, नीचे वाला बर्थ था। आया, बैठ गया नीचे, कहा कि बैठ सकते हैं, हमने कहा कि बैठिए, और प्रेम से कहा कि बैठ सकते हैं, बैठिए। तो हमको तो सुनाना है कि सुनिए, बैठ गए तो सुनिए। हम वो बोला कि करते क्या है, क्योंकि मीटिंग खत्म हुई थी और कोर्ट टाइम में थे, कोर्ट तो कल का टाइम दिए थे। वो बोला सर आप करते क्या है? तो हम बोले कि हम स्वास्थ्य अभियान पर काम करते हैं, मेरी कंपनी काम करती है और अपना टारगेट है। उसके साथ एक महिला भी थी, तो हम महिला को टारगेट करके बताए। हमने कहा कि अपना टारगेट है 15 करोड़ महिलाओं को स्वस्थ करना। मेरी यह बात सुनकर, जैसे आपने कोई फिल्म देखा होगा या रामायण देखा होगा, तो रावण कैसे हंसता था? इसी तरह उसने हुआ करके हंसा, कहा कि सर 15 करोड़ महिलाओं को स्वस्थ बना देंगे, ये संभव है क्या? हमने कहा भैया ये पता नहीं संभव है कि नहीं है, लेकिन हम लोग इस अभियान में हैं। उसने कहा असंभव, उसने कहा कि असंभव। हमने कहा कि देखो असंभव है कि क्या है तो नहीं जानते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी यह बात है तो मेरी बात है, सुन लो। एक जंगल में आग लगी, एक जंगल में आग लग गई, सारे जानवर चिड़िया निकलकर जंगल से भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया थी, वो बगल में तालाब था, वो तालाब में जाती थी और अपने चोंच में पानी भरती थी और ऊपर से आग पर गिराती थी, और सारे लोग हंसते से रावण जैसा। वाह! एक बड़ी चिड़िया कहती है कि अरे बुद्धू, तुम्हारे चोंच में एक बूंद पानी आता है और एक बूंद पानी से आग बुझेगा क्या? तो छोटी सी चिड़िया अपना काम में लगी हुई थी और बोली कि पता नहीं दीदी बुझेगा कि नहीं बुझेगा, लेकिन एक चीज याद है, 10 साल 20 साल 50 साल पहले इस जंगल की आग की जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तब मेरा नाम भागने वाले में नहीं, बुझाने वाले में लिखा जाएगा। हमने कहा कि हम लोगों का जो अभियान है स्वास्थ्य रक्षा का, टीसी छावनी का अभियान है, आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद जब भारत में स्वास्थ्य क्रांति का अभियान लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें आरसीएम का एक नाम होगा कि आरसीएम स्वास्थ्य रक्षा पर काम कर रहा था, स्वास्थ्य खराब करने पर नहीं कर रहा था। आरसीएम का कोई प्रोडक्ट, आरसीएम का कोई प्रोडक्ट ऐसा एक कंपनी बता दीजिए, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का हो या नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर का हो, उसमें स्वास्थ्य खराब करने वाला कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, लेकिन आरसीएम में एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे स्वास्थ्य खराब हो। यह स्वास्थ्य ठीक करने का प्रोडक्ट है। सारा कुछ, चाहे आप मसाला ले लीजिए, तेल ले लीजिए, नमक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। हमने कहा कि भैया 15 करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा पर हम लोग काम कर रहे हैं, कितना सफल होंगे यह इतिहास बताएगा। लेकिन हमने कहा कि एक हम लोगों की टीम में लीडर हैं, आज से 25 साल पहले उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को आरसीएम का कपड़ा पहनाना है, आज 5 करोड़ लोग पहन लिए। उन्होंने अभियान चलाया था 1 करोड़ का, आज 5 करोड़ पहन लिए। शुरू में उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ लोगों के घर में गामा पहुंचाना है, आज वो टारगेट 5 करोड़ हो गया। शुरू में उन्होंने ठाना था कि 3 करोड़ महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वोमेन देना है, आज यह टारगेट 15 करोड़ का हो गया। हम लोगों का अभियान है, कितना सफल होते हैं वो छोटी सी चिड़िया वाली बात कि हम लोगों का स्वास्थ्य खराब करने में नहीं लिखा जाएगा, हम लोगों का इतिहास में स्वास्थ्य रक्षा वाला लिखा जाएगा। तब वो मेरी बात सुनने लगा, उसकी पत्नी कही कि न्यूट्रीचार्ज वोमेन क्या है?
अब ये बात हो रही थी तो अगल बगल की 2-3 महिलाएं और आ गई ट्रेन में, सब बैठ गई। हमने कहा कि दीदी एक बात बताओ, 100 में अगर 100 महिला कहीं है, उसमें से 90 महिलाओं की, आज जितनी महिला हैं मान लीजिए 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो महिला है। 16 महिला में 12 महिला यहाँ श्योर हैं जिनका बाल झड़ता होगा, या तो बाल झड़ता होगा या शाम को थकने पर मन में चिड़चिड़ापन आ जाता होगा, या शाम को काम करते करते थक जाती होगी। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो दिन में काम करने से थकना नहीं है, बाल झड़ना नहीं है, मन चिड़चिड़ा नहीं होना है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी है, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है और शरीर में प्रोटीन, विटामिन, हेमोग्लोबिन की कमी है तो आपको न्यूट्रीचार्ज ओमेन लेना ही पड़ेगा। आज लें, कल लें, परसों लें, 1-2 वर्षों बाद लें, आपकी मजबूरी है होगा लेना। अगर आज लेंगी तो स्वस्थ रहेंगी, कल लेंगी तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ तो जरूर होगा, 10 साल के बाद लेंगी तो कुछ फायदा नहीं करेगा, क्योंकि दिनों पर दिन आपकी हेमोग्लोबिन डाउन होती जाएगी और बाल जब आधा झड़ जाएगा तब फिर क्या होगा? वही क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि सूख गई तब वर्षा होकर क्या करेगी? इसलिए आपको न्यूट्रीचार्ज ओमेन, अगर आप चाहती हैं कि आपके चेहरे पर हमेशा गुलाबीपन बना रहे तो न्यूट्रीचार्ज ओमेन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बाल नहीं झड़े तो न्यूट्रीचार्ज ओमेन लेना पड़ेगा। आप चाहती हैं कि हेमोग्लोबिन मेंटेन रहे तो आपको न्यूट्रीचार्ज ओमेन लेना ही पड़ेगा। आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती बना रहे 60 साल तक, आपको लेना पड़ेगा। आप चाहती हैं कि आप मुस्कुराएं, आपके बच्चे मुस्कुराएं तो आपको न्यूट्रीचार्ज ओमेन लेना ही पड़ेगा। बात खत्म हो गई। उन्होंने फोन नंबर लिया, हमने कहा कि भाई साहब ये तो आपकी पत्नी की बात है कि आपकी पत्नी न्यूट्रीचार्ज ओमेन लेंगी तो मुस्कुराएंगी, लेकिन वो तो मुस्कुराएंगी, वो तो 60 साल में 40 की लगेंगी, आप 60 साल में 80 का लगेंगे। आपके लिए क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या है? हमने कहा कि आपके लिए कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन जिसको शुगर है उसके लिए है मेरे पास, जिसको बीपी है उसके लिए है मेरे पास, जिसको थायराइड है उसके लिए है मेरे पास, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उसके लिए है मेरे पास। तो कहा कि शुगर बीपी दोनों है मेरे पास। उन्होंने कहा शुगर और बीपी दोनों है मेरे पास। हमने कहा तब इलाज है मेरे पास। हमने कहा कि आप शुगर और बीपी का दवा छोड़ना चाहते हैं? उसने कहा कि अब कहाँ संभव है, अब तो डॉक्टर कहता है कि शमशान घाट में छूटेगा शुगर और बीपी का दवा। हमने कहा कि उस डॉक्टर को झूठा साबित कर देंगे हम 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर। 3 महीने से 1 साल के अंदर आपका शुगर बीपी का दवा नहीं बंद हो गया तो कहना, 4 महीने में आपका थायराइड नहीं ठीक हो गया तो कहना। उसने कहा कि कैसे? हमने कहा कि मेरे पास एक व्यक्ति है बहुत मजबूत। उसने कहा कि कौन सा व्यक्ति? हमने कहा कि एक फिल्म आई थी दारा सिंह की, उस फिल्म का नाम था गामा पहलवान। गामा पहलवान के बारे में जानते हैं? उसने कहा कि हाँ जानते हैं। हमने उनसे पूछा कि गामा पहलवान की विशेषता क्या थी? तो उसने कहा गामा पहलवान की विशेषता थी कि आज तक गामा पहलवान से कोई जीता ही नहीं था, जो पहलवान आते थे उसको पटक देता था, मजबूत नहीं था। हमने कहा कि मेरे पास भी एक गामा पहलवान है, आपके शरीर में जो भी बीमारी आएगी उसको पटक कर चित कर देगा। हमने निकाला कि देखिए ये है गामा पहलवान जी। एक गामा पहलवान जहां खड़े हो जाते हैं ना, बीमारी कम से कम 1.5 किलोमीटर वहां से दूर पर होता है। बीमारी जान जाती है कि भाई गामा पहलवान से तो हम जीत नहीं सकते, तो भागना पड़ेगा। और कुछ लोग हैं थेथर लोग जो मार खाने के लिए आ जाते हैं, गामा पहलवान 2 हाथ लगाते हैं उसके बाद भागते हैं। हमने कहा कि अगर आपके शरीर में शुगर बदमाश आ गया है, थायराइड बदमाश आ गया है, बीपी बदमाश आ गया है, तो गामा पहलवान को
रखिए अपने पास, इसको यूज कीजिए और धीरे धीरे शुगर भैया समझ जाएंगे कि भाई गामा इस शरीर में है तो मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है। बीपी जान जाएगा कि जहाँ गामा है वहाँ मेरा ठिकाना नहीं है। थायराइड जान जाएगा कि जहाँ गामा है वहाँ मेरा ठिकाना नहीं है। और हमने कहा कि इसके अलावा अगर आपके शरीर में आपको बवासीर नहीं है तो इसको यूज करते रहिए, जीवन में कभी बवासीर नहीं होगा, और अगर है तो ठीक हो जाएगा। हमने कहा कि एक आश्चर्यजनक चीज कि अगर इसको खाते रहेगा कोई और अगर अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है कैंसर तो जीवन में कभी कैंसर आपको नहीं होगा। अगर इसको यूज करते रहें तभी पैरालिसिस नहीं मारेगा, और किसी को मार दिया है, अगर वो बैठ गया है, वो खड़ा नहीं होता है, उसको 2-2 गोली 3 बार खिला दीजिए, 6 महीने के अंदर वो बैठा है तो दीवार पकड़कर चलने लगेगा, वो अपने पैरों पर बाथरूम जरूर चला जाएगा। उसने कहा इतना इसमें शक्ति है। हमने कहा कि अभी टीवी पर, मोबाइल में हमने एक विज्ञापन निकाला, टीवी पर एक अमिताभ बच्चन का विज्ञापन आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर घड़ी का आता है, देखे होंगे। हमने कहा कि अमिताभ बच्चन ने कहा कि पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। हम भी अमिताभ बच्चन हैं, हम भी कह रहे हैं पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। उसने कहा कि अमिताभ बच्चन है, आप हीरो हैं। हमने कहा मेरी फिल्म आपने नहीं देखी है क्या? तो उसने कहा अभी तो नहीं देखी है। हमने कहा कि मेरे अभियान के जो फाउंडर हैं ना, उनकी सोच क्या है। अभी परदेसी जी ने आप लोगों को बताया था प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। यह अभियान कैसे चलता है, लोगों को पैसा कैसे आता है, यह बात हमने उसको बताई। हमने कहा कि देखिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर बात नहीं करें, बस अंतिम है, हम समझ गए आप बोल रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो बस 5 मिनट और बोल रहे। हमने उनको बताया कि आप कोई प्रोडक्ट कैसे खरीदते हैं। कंपनी वाले बहुत चालाक होते हैं, वो खुद नहीं बोलते, किसी हीरो को पकड़ते हैं, किसी हीरोइन को पकड़ते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए झूठ बोल, मेरे सुंदरता का राज, ये किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना, मेरे सुंदरता का राज, आज हम जो भी हैं इसी बाइक के बदौलत है। वो व्यक्ति बोलता है जो कभी बाइक पर चढ़ता नहीं है, वो कहता है आज जो भी है इसी बाइक की बदौलत है, इतना आगे बढ़ गए। मतलब हीरो हीरोइन से झूठ बोलता है। टीसी जी के पास भी ऑप्शन था कि किसी हीरो को पकड़े, किसी हीरोइन को पकड़े, लेकिन टीसी जी ने एक बात कही थी, हमको याद है 2005 में एक सीनियर लोगों की मीटिंग थी, उसमें हम भी थे। टीसी छाबड़ा जी ने कहा था कि हम भी चाहते तो किसी हीरो को पकड़ते, लेकिन किसी हीरोइन को पकड़ते, लेकिन हीरो हैं कितने। हमेशा ऐसा होता है कि 10 लोग रहते हैं हीरो हीरोइन जिनसे विज्ञापन कराया जाता है, जो लाइन में रहते हैं, जो उस समय ट्रेंड में रहते हैं, उनसे प्रचार कराया जाता है। तो उन्होंने कहा कि 10 लोगों को सारा कंपनी पैसा देकर कराता है, कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि भारत का हर व्यक्ति हीरो बने, हर व्यक्ति हीरोइन बने। आज उन्होंने कहा कि 1000 लोग बैठे हुए हैं उस मीटिंग में, उन्होंने कहा कि ये 1000 लोग जिनको पूरे भारत के लोग जीरो समझते हैं, क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि 1-2 साल के बाद इन सबको लोग हीरो समझने लगे। उन्होंने कहा कि आप सभी हीरो हैं, आप हीरो से कम नहीं हैं, आप हीरो हैं, इसका प्रचार करें और आपको भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना हीरो को मिलता है। अब सलमान खान कोई बात बोलता है, उसकी बात एक दिन में करोड़ों लोगों के पास पहुंचता है, इसलिए करोड़ों मिल जाता है। उन्होंने कहा कि आपकी बात हो सकता है 1 साल में करोड़ों के पास पहुंचे, 2 साल में करोड़ों के पास पहुंचे, जिस दिन आपकी बात भी करोड़ों के पास पहुंचेगा, आपको भी करोड़ों मिलेगा। उन्होंने कहा कि आप सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, आप मामूली व्यक्ति नहीं हो, आप एक इंडस्ट्री हो, आप इंडस्ट्री हो सकते हो। आरसीएम फैक्ट्री लगाकर आपको दे दी है, 1 पैसा मांगती नहीं आरसीएम की, आप फैक्ट्री में हिस्सेदारी दो। करोड़ों रुपए लगाकर, अरबों रुपए लगाकर आरसीएम आपको फैक्ट्री दे दी है कि माल बेचो और प्रॉफिट कमाओ। ये फैक्ट्री किसका है? तुम्हारा है।
तुम्हारा है, तुम जितना चाहो प्रॉफिट ले जाओ, किसी से कहो कि हम एक इंडस्ट्री के मालिक हैं। हम लोगों को लगता था कि हम इंडस्ट्री के मालिक कैसे हैं। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के गिने चुने लोग इंडस्ट्री वाले हैं, उनका उतना टर्नओवर है। आरसीएम में ऐसे लोग भी हैं जिनका टर्नओवर 2-2 हजार करोड़। आरसीएम में ऐसे लोग हैं जिनका टर्नओवर 2-2 हजार करोड़, सैकड़ों, मेरे जैसे व्यक्ति का सैकड़ों करोड़ का साल का टर्नओवर है। कौन सा बिजनेस करते 100 करोड़ का टर्नओवर करने वाला कितना बड़ा इंडस्ट्री वाला होगा सर? अंगूठा छाप, 1 रुपया लगाया नहीं, सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर, और सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर होता है। कहीं हमने गोदाम नहीं रखा, कभी मुनीर नहीं रखा, कहीं एक स्टाफ नहीं रखा, सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर होता है और उसका हिस्सा 40-50 लाख रुपया हर साल मेरे घर में आ जाता है। उन्होंने कहा था कि आरसीएम में कोई भी व्यक्ति अपने को जीरो नहीं माने, जिसने जीरो मान लिया वो जीरो रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप जीरो हैं तो आप बिल्कुल सही हो, और अगर आपको लगता है कि आप हीरो हैं तो आप बिल्कुल सही हो। और उन्होंने पूछा हाथ उठवाकर कि कितने लोग अपने को आज से हीरो मानते हैं। सारे लोगों ने हाथ उठाया। यहाँ कितने लोग अपने को हीरो मानते हैं? सारे लोग हीरो मानते हैं। देखिए, अगर आप नहीं, मौका है हाथ उठाने का, बहुत लोगों का अभी भी नहीं उठ रहा है, लेकिन जो लोग मानते हैं कि हम हीरो नहीं हो सकते वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? टीसी छाबड़ा जी ने कहा कि देखो, ऊपर वाला बस एक ही शब्द जानता है, तथास्तु। अगर आपको लगता है कि हम जीरो हैं, ऊपर वाला कहता है तथास्तु। और अगर आपको लगता है कि हम हीरो हैं, ऊपर वाला कहता है तथास्तु। उन्होंने कहा कि जो मान लोगे वो एक दिन बन जाओगे, क्योंकि जीरो मान लोगे तो कुछ करोगे नहीं, और हीरो मान लोगे तो हीरो बनने के लिए जो करना पड़ता है वो करोगे। हमने उस दिन हीरो मान लिया था, अपने आप को हीरो मान लिया था। 3 महीने बाद कोट पहना था, और 3 महीने के बाद मेरा बेटा भी कहा था कि हम भी कोट पहनेंगे पापा। वो भी कोट पहनकर मीटिंग में गया था, और बीसी छाबड़ा जी ने मेरे बेटे से कहा था एक बात कि बेटा, तुम्हारे बाप ने सपना देखा है तुम लोगों के लिए, और कुछ इस डायरी में लिखा है, गारंटी ये पूरा हो जाएगा, बस मेरा एक बात मान लो। तो मेरे बेटे ने कहा था कि अंकल बोलिए क्या मानना है। तब उन्होंने उसका कोट पकड़ कर ऐसे कहा था कि बेटा, इस कोट को कभी खोलना मत। उसने कहा नहीं खोलेंगे। और फिर मेरा कोट पकड़कर उससे कहा था, मेरे बेटे से, कि अपने बाप का कोट भी कभी खोलने मत। कभी तुम्हारा बाप कोट खोलना चाहे ना, 2 साल मत खोलने देना। अभी तक तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारे शहर के लोग, तुम्हारे गांव के लोग तुम्हारे बाप को हीरो मानते हैं। 2 साल के बाद वही लोग हीरो मानकर ताली बजाएंगे। उस दिन के बाद कभी कोट खोला नहीं हमने। आज तक जो प्रोडक्ट आरसी में मिलता है, कभी हमने बाजार से नहीं खरीदा। एक दिन की बात है, घर में 9 बजे गए तो पत्नी ने कहा कि नमक नहीं है। हम पिकअप सेंटर पर दौड़े गए, पिकअप सेंटर बंद हो रहा था। पिकअप सेंटर वाला ने कहा कि सर 3 दिन से डिपो में नमक खत्म है, कल गाड़ी आने वाली है, आज रात को, कल हो सकता है मिल जाए। हमने बीसी छाबड़ा जी को फोन किया कि सर नमक नहीं है, कैसे खाना बनेगा, दूसरा कंपनी का नमक ला दें। उन्होंने कहा ना 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 बेटा, जो आरसी में मिलता है दूसरे कंपनी का नहीं खरीदना है। हमने कहा तब खाना कैसे बनेगा? 1 मिनट सोचकर उन्होंने कहा कि दिमाग लगाओ, बिना नमक का क्या बन सकता है। तब मेरी पत्नी ने कहा छोड़िए, आज खीर पूरी बनाते हैं। हमने कहा खीर पूरी बनाओ, लेकिन खीर थोड़ा ज्यादा बना देना, क्योंकि सुबह उतना तो नमक नहीं मिलेगा। सुबह हम लोग नाश्ता खीर पूरी करें। सुबह हम लोगों ने खीर पूरी नाश्ता किया, पिकअप सेंटर पर गए। पिकअप सेंटर वाले ने कहा कि रात को गाड़ी नहीं आई है, आज गाड़ी आएगी। पटना से नोएट्री में बाहर गाड़ी खड़ी है, आज रात को गाड़ी आएगी, कल नमक मिलेगा।
दूसरे दिन में हम लोगों ने खीर पूरी खाया, रात को खीर पूरी खाया, तीसरे दिन सुबह खीर पूरी खाया, शाम को नमक आया तो बना। तीसरे दिन दोपहर के बाद हमने बीसी छबड़ा जी को फोन किया कि सर आपने तो धर्म संकट में डाल दिया था, नमक नहीं मिला। पत्नी कह रही थी कि खाली खीर पूरी 3 दिन खाएंगे क्या? और बीसी छबड़ा जी उधर से कहते हैं कि बेटा एक बात पूछें। हमने कहा पूछो। उन्होंने कहा कि अपने दोस्त में, अपने रिश्तेदारी में, अपने खानदान में, अपने शहर में घूम कर तो 100 लोगों से पूछो कि अपने जीवन में कभी आपने लगातार 3 दिन खीर पूरी खाया है क्या? उन्होंने कहा एक आदमी नहीं मिलेगा जो लगातार 3 दिन खीर पूरी खाया होगा। तो किस्मत वाले हो कि आसिम के प्रोडक्ट मिलने में देर भी हुई तो 3 दिन से लगातार खीर पूरी वो कमिटमेंट है। आज देखिए मेरे जूता आरसीएम का, मोजा आरसीएम का, पैंट आरसीएम का, जागी आरसीएम का, बेल्ट आरसीएम का, गंजी आरसीएम का, शर्ट आरसीएम का, टाई आरसीएम का, कोट आरसीएम का, बैंक में नोट आरसीएम का। आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, जिसने कभी साइकिल के बारे में भी नहीं सोचा उसके पास भी कार है। कभी जीवन में अपने कमाई से हमने साइकिल नहीं खरीदा था, आसिम की कमाई से 7 कार खरीदा। कभी भी सपना नहीं देखा था कि अपने जीवन में कमाकर एक झोपड़ी बनाएंगे, आसिम से कमाकर 3 घर खरीदा। कभी सपना नहीं देखा था कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को पढ़ाने में कितना खर्च हुआ ये तो नहीं जोड़े, लेकिन एक बेटा को पढ़ाने में 2.5 करोड़ रुपया हमने खर्च किया आरसीएम की बदौलत। वो बेटे किया इंडिया से और एमटेक करने के लिए यूएसए गया। $1,30,000 फी थी और 2 साल वहाँ रहने का खर्च सारा मिलाकर 2.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च हुआ था। आरसीएम नहीं होता तो ये सब होता क्या? ये सब हुआ और ये सब आपके साथ भी होगा जो हमने किया, अगर आपने किया तो। और हमने किया क्या? केवल एक काम, अपना दिमाग में। हम किस्मत वाले थे कि मेरे पास दिमाग था ही नहीं। हम किस्मत वाले थे कि मेरे पास दिमाग था ही नहीं। हो सकता था दिमाग रहता तो लगाता, क्योंकि मेरे भाई के पास दिमाग था, पढ़े लिखे थे, मास्टर डिग्री वाले थे, उन्होंने दिमाग लगाया। और बीसी छबड़ा जी ने कहा कि कमलेश तू दिमाग मत लगाना, अगर तूने दिमाग नहीं लगाया तो दिमाग वाले तुम्हारे नीचे काम करेंगे, क्योंकि दिमाग वाले पहले आएंगे नहीं, दिमाग वाले तो बाद में आएंगे। और यही हुआ। जब आरसीएम में हम एम्प्लॉयड हुए तो मेरे बड़े भाई बैंक मैनेजर, उन्होंने कहा कि तू मेरा भाई था ना? हमने कहा जी। उन्होंने कहा तू मेरा भाई था तो जबरदस्ती क्यों नहीं जोड़ा? और फिर जुड़े, आज एमराल्ड लेवल पर हैं। लेकिन उस समय जुड़ते तो आज स्टार भी होते, आज स्टार भी उनके नीचे होता, आज स्टार भी के नीचे फिर भी आज है। उस दिन रिश्तेदार कोई सुनता नहीं था, फ्रॉड थे। आज सारे रिश्तेदार के पिताजी आते हैं लेकर कि इसका भी कुछ कल्याण करा दीजिए। हमने कहा कि कल्याण होता नहीं है, मेरे से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। और तब बीसी छबड़ा जी की वो डायलॉग याद आ रही है कि मानव तन भाग से मिलता है, हाथ भी सौभाग्य से मिलता है। और मिल जाता है तो समझ में अहोभाग से आता है। जिसको समझ में आ जाता है उसकी 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल जाता है, फिर भी सबको समझ में नहीं आता है। और आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना कि आपको लगता है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं हमसे तो ज्यादा समझ में आता है, लेकिन यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं, अभी बताएंगे नहीं, चेहरा पढ़कर हम बता देंगे सबको। अगर कोई लिख कर कहिएगा तो दे देंगे डायरी में, उसको 2 साल के बाद खोलिएगा। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं कि चाहे तो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को बाहर जाते ही आज भी समझ में नहीं आया।
और समझ में जिसको आ जाएगा उसकी कहानी बनेगी, जिसको समझ में आ जाएगा उसकी कहानी बिकेगी, जिसको समझ में आ जाएगा उसके बच्चे गर्व करेंगे। जैसे बहुत लोग देखे होंगे पहले घर में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगती थी कि नहीं? पहले घर में लोग लगाते थे। क्यों लगाते थे? कि उन्होंने बहुत महान काम किया। बहुत लोग अपने दादाजी पिताजी का भी फोटो लगाते थे। अब क्यों नहीं लगती है? क्योंकि दादाजी और पिताजी कोई ऐसा महान काम करते नहीं है। बहुत लोगों के दादाजी पोता का जमीन बेचकर चले, पिताजी बेटा का जमीन बेच दिए, खा भी गए। ऐसे लोग भी हैं। आरसीएम वाले, अगर आपने आरसीएम कर लिया तो बड़ी बड़ी तस्वीर आपके नाती पोते लगाएंगे और गर्व से जो आएगा कहेंगे कि वो देखो मेरे आरसीएम वाले दादाजी, मेरे आरसीएम वाले पिताजी। अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो। अंतिम बात, अभी घर में जब हम आए तो लक्ष्मी दीदी के घर गए, लोकमान सर और पटेल सर लेकर गए। वहां बात हो रही थी कि एक सप्ताह से थे आप घूम रहे हैं, थकते नहीं हैं क्या? हमने कहा थकते हैं नहीं, थकते थे। शुरुआती 2 साल 3 साल थकते थे, अब थकते नहीं हैं। क्यों नहीं थकते हैं? क्योंकि शुरुआती 2-3 साल आरसीएम करना पड़ता था, 2-3 साल बाद आरसीएम करना नहीं पड़ता है, आरसीएम हो जाता है। आरसीएम हो जाता है। पहले मेहनत करना पड़ता था, अब आरसीएम में मेहनत नहीं, अब आरसीएम को एंजॉय करते हैं। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, डेली जहां घूमना होता है वहां का मीटिंग लगा देते हैं और हम लोग घूमते रहते हैं। पैसा, इसी छबड़ा जी की अंतिम बात, पैसा। उन्होंने कहा था कि इस बिजनेस में पैसे के लिए काम मत करना, इस बिजनेस में इसलिए काम करना जिसके लिए ऊपर वाले ने तुमको भेजा है। हमने कहा किस लिए ऊपर वाले ने भेजा है? तब उन्होंने कहा था कि ऊपर वाले ने 2 पैरों पर इसीलिए भेजा है कि तुम जाओ, तुम मानव बन सकते हो। यहाँ कितने मानव हैं? एक बार हाथ उठाएं। हंसना नहीं है, हंसे क्यों? यहाँ 2 पैरों पर सभी मानव। सर आज कल का दैनिक भास्कर पेपर निकाले, उसके फर्स्ट पेज पर है, फर्स्ट पेज पर है 2.5 साल के बच्ची के साथ बलात्कार। जिसने किया होगा वो मानव, उसका भी तो 2 ही पैर है। कोई जरूरी नहीं है कि जिसका 2 पैर है वो मानव है। ऊपर वाले ने 2 पैरों पर भेजा कि जाओ बेटा तू मानव बन सकता है, जाओ तू मानव बन सकता है। और मानव की परिभाषा क्या है? मानव की परिभाषा है मुस्कुराइए। मुस्कुराइए नहीं, सारे लोग नहीं मुस्कुरा रहे हैं। मानव की परिभाषा है मुस्कुराइए। मुस्कुराइए, अरे सर मुस्कुराइए, सारे लोग मुस्कुराइए क्योंकि हम मानव हैं। बीसी छबड़ा जी ने कहा था कि मानव की परिभाषा है मुस्कुराइए, खूब मुस्कुराइए, खूब मुस्कुराइए। और कुछ लोगों के मुस्कुराहट का कारण मानव की परिभाषा है कि मुस्कुराइए और कुछ लोगों के मुस्कुराहट का कारण बनिए। अगर आपके पास साधन है कि कुछ लोगों के मुस्कुराहट का कारण बन सकते हैं तो बनिए। और अगर आपके पास साधन नहीं है तो आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़ा साधन आपको उपलब्ध करा रहा है कि इसके मार्फत आप लाखों करोड़ों लोगों के मुस्कुराहट का कारण बन सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी का नाम हुआ, आपका भी हो सकता है। महात्मा गांधी ने लाखों लोगों के उस समय मुस्कुराहट का कारण बना। देश आजाद करके आप भी आर्थिक रूप से आजाद करके, सामाजिक रूप से आजाद करके, शारीरिक रूप से आजाद करके, मानसिक रूप से आजाद करके लाखों लोगों के मुस्कुराहट का कारण बन सकते हैं। आज 20 लाख से ज्यादा लोग मेरे टीम में हैं। लाखों लोग ऐसे हैं आरसीएम जिनके मुस्कुराहट का कारण बना है। आप भी इस अभियान में शामिल होकर, इस अभियान में लोगों को शामिल करके
खुद के, अपने बच्चों के मुस्कुराहट के कारण, अपने फैमिली के मुस्कुराहट के कारण, अपने समाज के मुस्कुराहट के कारण, अपने देश के मुस्कुराहट के कारण बन सकते हैं। बनना चाहिए? यस। बनना चाहिए? यस। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसे मानव हैं जिन्होंने खुद मुस्कुराहट का कारण बनकर और कुछ लोगों के घर में मुस्कुराहट लाकर इस अभियान को आगे बढ़ाया। और टीसी छबड़ा जी कहते हैं कि जो लोग किसी के मुस्कुराहट का कारण बने उनको जरूर सम्मान देना चाहिए। देना चाहिए। जो लोग एक दूसरे के मुस्कुराहट का कारण बनते हैं, कुछ लोगों के मुस्कुराहट का कारण बनते हैं, उनको जरूर सम्मान देना चाहिए। तो देखें, कुछ यहाँ ट्रॉफी रखी हुई है, कुछ ट्रॉफी रखी हुई है। रामछत्री चंद्रवंशी जी, आ जाइए दीदी। बहुत बड़ी समाज सेविका भी है सर, कौन क्या है? आप किसी के बारे में जिसको हम नहीं जानते हैं उसके बारे में कुछ ही बताते हैं। आइए, आने दीजिए।